मैंने जो बताया था कि AgNO3NO2 के साथ अगर मैं RX कंबाइन करूं तो मेरा बनता है RNO2, ठीक है। एक बता रही हूँ AgNX के साथ अगर मैं इसे कंबाइन करूं तो RNC बनता है। याद करो मैंने यहाँ क्या बताया था इसके अंदर और KCN के अंदर, मैंने इनकी बॉन्डिंग को लेकर क्या बताई थी चीज, कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ये पढ़ाया था ना। तो जब कल क्वेश्चन आया तो किसी ने किया था? आप ये बताओ मैंने इसमें क्या बताया था, Ag के साथ जो C की बॉन्डिंग होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, कार्बन के पास भी अपने लोन पेयर पड़े होते हैं, नहीं पड़े? नाउ द थिंग इज दैट N के पास पड़े हैं। अब जब अगर ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये वाला बॉन्ड पड़ेगा, तो ये इसके साथ बॉन्ड करने के लिए सिर्फ यही प्रेजेंट होता है, बीइंग दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, नहीं हो पाता। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें KCN की, KCN में जो ये वाला बॉन्ड है ना, इस केस में ये आयनिक होता है। जब आयनिक हो जाता है तो इसके लोन पेयर इसके पास आ जाते हैं, तो ये लोन पेयर से RX कंबाइन करता है और RCN देता है, लेकिन इस केस में ये NC बनता है। तो तुम्हें पता चल जाएगा तुमने क्या, क्लियर, समझ आ गया ना? कंबाइन होता है, देखो अगर मैं इसको याद रखने का तरीका देखो, मुझे SN1 SN2 ये देखो Ag ऐसे कंबाइन है, यहाँ से बॉन्ड टूटा, ठीक है, यहाँ पे N ही कंबाइन करेगा हमारा, याद रख लो। Ag के केस में दोनों साइड में N से कंबाइन करेगा, ठीक है। और KCN के केस में अगर मैं RX के साथ कर रही हूँ वो KRCN बना रहा है, और अगर KNO2 कर रही हूँ तो इस केस में कंबाइन ऐसे होता है, ठीक है। अब इस केस में वो यहाँ के लोन पेयर इसके पास अवेलेबल होते हैं तो वो यहाँ से कंबाइन करता है, तो RONO बना। क्लियर, समझ आ गई ये चीज, कोई डाउट? तो यही पूछो ताकि मैं आगे चलूं फिर इसके हिसाब से। ओके, SN1 SN2 में तुम्हें कहाँ दिक्कत आ गई? क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना अभी बताओ। SN1 कब होता है पहले तो मुझे ये बताओ, तुमको मैंने पढ़ाया हुआ इसलिए पॉइंटर्स तुम बताओगे आज। सबसे पहली पहचान सॉल्वेंट, सबसे पहली पहचान होती है सॉल्वेंट, ठीक है। अब सबसे पहले ये बात बताओ, अगर कोई बॉन्ड टूटता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सॉल्वेंट रिस्पॉन्सिबल, हमेशा याद रखना, सॉल्वेंट ही बॉन्ड को तोड़ता है। अगर सॉल्वेंट किसी भी बॉन्ड को तोड़ रहा है, यानी कि सपोज करो RX को तोड़ रहा है और इसके अंदर मैंने वाटर लिया है, तो ये सॉल्वेंट रिस्पॉन्सिबल है इसको तोड़ने में। जब ये इसको तोड़ेगा तो ये बनाएगा, राइट। जैसे ही कार्बोकेटाइन बना तो हमें पता चल गया कि हमें इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, और स्टेबिलिटी चेक करनी है, स्टेबिलिटी अगर चेक करनी है तो हमारी क्या क्या कंडीशंस होती है? PV रिंग 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इसको करने के लिए हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल। क्लियर अबाउट दिस मच? ओके। अब आपको और इसमें क्या ध्यान रखना होता है, मैंने क्या पॉइंटर्स बताए थे आपके, कुछ कुछ सॉल्वेंट्स के नाम दिए थे मैंने, जैसे वाटर था और क्या था, ROH, AgNO3, Ag2O यानी मॉइस्ट, और बताओ अलग थे ना, गेट खोल के ऊपर। देखो सबसे पहले तुमने ये चीज तो समझ में आ गई। इसके बाद आता है पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या होता है? मैं दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। पोलर का मतलब जिसमें चार्ज है, और प्रोटिक का मतलब जिसमें O और H का चार्ज तुम्हें दिखाई दे रहा है, और H के बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो बुक्स में लिखा होता है प्रोटिक वो होता है जिसमें H प्लस डोनेट कर रहा हो, ऐसा नहीं O और H का बॉन्ड हो रहा। अब क्वेश्चन आता है यहाँ तो OH का बॉन्ड नहीं है, इसमें तो है, ये क्यों एक्ट कर लेते हैं? क्योंकि ये लूस एसिड्स की तरह भी होता है, इसीलिए कार्बोकेटाइन बनाने में हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई ये लोग SN1 में गॉट इट प्रतीक? ठीक है। अब सिमिलरली आपको अगर ये कार्बोकेटाइन बन गया तो आपको ये सारी चीजें देखनी होगी। अब एक रिएक्शन ले लेते हैं। नाउ सपोज आई एम गिविंग यू CH3 Cl,
अब मुझे इससे रिएक्ट कराना है, वाटर के साथ ही कर लो। बताओ अब क्या करेगा, वाटर बीच में टूटेगा तो वो इसी ढंग से टूटता है हमेशा, प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ने में ये सॉल्वेंट हेल्प करेगा, Cl निकल जाएगा, यू विल गेट अ कार्बोकेटाइन हियर। अब इसकी स्टेबिलिटी लो, बताओ ये स्टेबल है, पूरा स्टेबल है, कुछ चेंज कर सकते हैं हम इसमें नहीं? अल्फा कार्बन कितने हैं? 7 है। अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन कितने? 7 है। ठीक है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या मैं इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करूं, फर्क पड़ने वाला है कुछ नहीं, सेम रहेगा। अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा दूं तब भी 7 ही रहने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा लो OH को यहाँ पे लगा दो, हमें स्टेबिलिटी इसी ढंग से चेक करनी होती है, और तो हम कुछ करते नहीं है। क्लियर? इसमें मैंने तुम्हें और कुछ चीजें कौन सी बताई थी, मैंने ये सॉल्वेंट्स बताए थे। जो प्रतीक यू आर गेटिंग कंफ्यूज, दैट इज AgNO2। क्लियर? उसमें जो अभी मैंने पीछे पढ़ाया कि AgNO2 कैसे टूटता है, वो उसके ऊपर वो वहाँ SN2 मैकेनिज्म आता है, वहाँ SN1 नहीं आता। तो ये होता है SN1 मैकेनिज्म। अभी क्लियर है सबको? SN1 नोट कर लो फटाफट से, या नोट कर रखा है? SN2 मैकेनिज्म। SN2 में क्या होता है, सबसे पहली चीज आपका कार्बोकेटाइन नहीं बनता। अगर कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है तो हमें ये पता है कि भाई कुछ ना कुछ और बनता है। अब और क्या बनेगा? इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट कौन सा बनता है आपका? सॉरी, ट्रांजिशन स्टेट, हमेशा उसे इंटरमीडिएट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होती है? पेंटावेलेंट की। ये याद है या याद नहीं है? किसको याद नहीं है? ठीक है, सपोज करो मैंने लिया CH3 CH2 Cl, ठीक है, इसके साथ मुझे रिएक्ट कराना है, लेट्स टेक इट AgNO2। ठीक है, अगर मुझे इसे रिएक्ट कराना है तो AgNO2 लो ना लो, कोई भी कंपाउंड ले लो। सपोज करो एक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ही रिएक्ट करा। ठीक है, अब इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता, तो यानी इंटरमीडिएट कैसे बनता है? वो बनता है ऐसे कि ये एक तो ये अटैक पीछे से करेगा हमेशा, ये कभी आगे से नहीं करता। अगर ये आगे से नहीं करता तो यानी कि इसके अंदर स्टेबिलिटी हम इस ढंग से चेक करेंगे। ठीक है, टर्शरी कंपाउंड तो हम ले ही नहीं सकते, अगर हमने टर्शरी ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी उस केस में। सुमो ग्रुप आ गया, सुमो ग्रुप या टर्शरी ग्रुप आएगा तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक ही नहीं करने देगा सामने से। अब इस केस में क्या होगा, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे एक CH3 लगा, ये Cl लगा, 2 हाइड्रोजन लगे हैं ये वाले, और यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल अटैक। अब क्या, बैक साइड से जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड, हम कहते हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। क्लियर? जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, तो यानी ये टूटेगा। जब ये बना तो ये इस ढंग से बना। क्लियर? दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज अ फाइनल कंपाउंड। क्लियर? दूसरा, हम इसे क्या कहते हैं? बायमोलिक्यूलर। बायमोलिक्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो मैं कैसे लिखती हूँ, RX एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। SN1 में हम ऐसे नहीं लिखते, SN1 में हम कैसे लिखते थे? सिर्फ RX। क्यों? क्योंकि पहले कार्बोकेटाइन बनता था, फिर हम उसकी स्टेबिलिटी चेक करते थे, तब जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो इज इट क्लियर टिल हियर? और बताओ क्या डाउट है? और एक और चीज, हाँ एक और चीज लिख लो, इसमें हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमें कैसे पता चलता है? जिसमें चार्ज होता है, चार्ज या लोन पे। ठीक है, और वीक न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होते हैं। क्लियर? जैसे वाटर आपका न्यूट्रल है, अमोनिया आपका न्यूट्रल है। ये तो याद हो जाते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी। क्वेश्चन अभी करा देते। क्लियर? अब ये लिख रखा है। हाँ, अच्छा, लेट मी गिव यू मोर। हाँ, अरे लाइट ला के रखिए, लगाइए। कौन सी लाइट? वहां तो लगवा दी नहीं, 2 थी, 2 लगी हुई है, वहां लगवा दिए 2। लेकिन अदर कंपाउंड ये वाला लो। अब बताओ पहले तो ये कौन सा रिएक्शन देगा? SN1 देगा, SN2 देगा? क्यों? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्यों SN1 देगा? तुम्हें कैसे पता चला ये SN1 देगा? पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है। कितनी बार बताया निष्कर्ष? सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कैसे टूटना है।
ROH की वजह से, ROH की वजह से नहीं, आपका सॉल्वेंट बॉन्ड तोड़ता है। ये बार बार मैं बता रही हूँ, जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ये सॉल्वेंट ने इसको तोड़ा, क्या बोला? वो तो है ही, वो उसकी स्टेबिलिटी बाद में आएगी ना जब। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे इसको SN1 ना सोचूं, मैं इसे SN2 के हिसाब से ले जाऊं, तो उस हिसाब से भी तो मैं तो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बना के कंपाउंड बना ही दूंगी ना। लेकिन मैं सॉल्वेंट को देख के बताऊंगी ना ये कौन सा वाला जाएगा कंपाउंड और ये बॉन्ड कैसे टूटेगा। तो अगर इसमें मुझे पता है कि कार्बोकेटाइन बनेगा तो यानी ये बनेगा, राइट। अब जब ये बना तो क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट हो सकता है? वो सब क्या हो सकता है? इसमें लगे अल्फा कार्बन के, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4 4 ही तो है, सही तो बोली उसने। क्या हो गया तुमको? 3 और 1। ठीक है। अब हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हो यहाँ से तो, राइट। जब हाइड्राइड शिफ्ट कराया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ हाइड्रोजन चला गया। अब कितने अल्फा? 6 ना। क्या हो गया? 2 और 1 और 5 और 1 6 तो बोला मैंने। ये स्टेबल नाउ। नाउ पुट योर विच एवर कंपाउंड। अब इसमें इन्होंने अगर CH3 दिया तो तुम यहाँ फिर CH3 लगा दो। ROH देखो, ROH में तो OH लगा दो। क्लियर अबाउट दिस मच? तो यहां से पहचानने तुम्हें कंपाउंड का रिएक्शन। अब आता है तुम्हारा, हाँ मैंने ये पढ़ा दिया था। अब मुझे बताओ क्या ये क्लियर, ये मैंने तुमको पढ़ाया था स्टीरियोकेमिस्ट्री, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो पहले हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है। क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? टू कंपाउंड्स हैविंग, ऊपर नीचे दोनों का सेम नहीं लिख कर आएंगे ऊपर नीचे सेम, सिमेट्रिक। हां नाइस। सेम IUPAC name but orientation is different. ओरिएंटेशन का दूसरा वर्ड आप क्या लिख सकते हो? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इन द सेंस, तुमने पढ़ा हुआ है 11th के आइसोमेरिज्म में डेक्स्ट्रो लीवो, किस किस को याद है? वेरी गुड, पता चल गया किसी को याद नहीं है। ओके नाउ आपकी जो सोर्स ऑफ लाइट होती है, यानी ये जो नॉर्मल लाइट आप देख रहे हो, इसकी ये कैसी होती है? ये ऐसी होती है, मींस ये किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है बट स्ट्रेट नहीं, राइट। जब हम इसे पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, निकोल प्रिज्म इज कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग होती है, ठीक है। जब हम इसे इस निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो ये लाइट को कन्वर्ट करता है स्ट्रेट, जिसे हम कहते हैं PPL। ये इसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। याद आ गया? यानी कि मैंने ये पढ़ाया है ना तुमको पहले। ओके अब इसको मैंने किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास किया, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमें बताएगा कि क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। अब जब ये इसमें से पास करेगा दो तरीके से, यहाँ पे लाइट या तो ऐसे रोटेट करेगी या फिर ऐसे रोटेट, ठीक है। जब ये ऐसे रोटेट करती है दैट मींस ये ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, तो हम इसे लीवो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। लीवो रोटेटरी, जिसे हम स्मॉल l से भी डोनेट करते हैं। अगर ये राइट हैंड साइड करेगी तो हम इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, यानी कि आपका स्मॉल d। ये हमें पता चलता है एक्सपेरिमेंट से, यू कैन नॉट से इट बाय लुकिंग इनटू द कंपाउंड। ये एक्सपेरिमेंटली याद रखो, मतलब बेटा लाइट को रोटेट करता है। देखो या जब सीधी सीधी ऐसे लाइट गई
अगर ऐसे रोटेट कर गई या जब आपने बाहर उसको निकल के देखा स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व किया तो आपने देखा लाइट या तो ऐसे बेंड है या ऐसे बेंड। दो केसेस है, अगर ऐसे बेंड है तो अब इस साइड में तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में दैट मींस इट इज लीवर रोटेटिंग, अगर ऐसे है तो देन इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटिंग। नो, एरो इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। ये मैंने आइसोमेरिज्म में पूरा पढ़ाया हुआ है लेकिन तुम लोग को कुछ याद नहीं है। मेरे को लगा था इस साल मुझे थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी। मुझे गलत लगा था ना? तुम्हारे सिलेबस में था ही नहीं तो क्यों पढ़ोगी? नाउ नेक्स्ट कम्स इज, अब जो कंपाउंड ये काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। दो लाइट को घुमाते हैं। हाँ जी। अब क्वेश्चन आता है क्या सिर्फ यही एक तरीका है? तो क्या मैं हर बारी बैठ बैठ के कंपाउंड को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ देखने जाऊं कि वो लाइट राइट घूम रहा है कि लेफ्ट घूम रहा है? इसको करने के लिए हमने कुछ स्टडी करी जिससे हमें ये पता चला कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हमें कोई चीजों की क्राइटेरिया पता होनी चाहिए। सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के अंदर पहली क्राइटेरिया होती है कायरलिटी, यानी कायरल कार्बन एटम होना चाहिए ना। व्हाट इज कायरल कार्बन एटम? हाँ याद आया, कल के टेस्ट में किसी महारथी ने ऐसा भी लिखा है कि कायरल कंपाउंड होते हैं क्या? आइडेंटिकल, और एक होते डुप्लीकेट। यू हैड रिटन एक कायरल को डुप्लीकेट कंपाउंड लिखा है। डुप्लीकेट होता है वो? नहीं, तुमने ऐसा नहीं लिखा, तुमने डुप्लीकेट लिखा। व्हाट इज डुप्लीकेट? सेम कंपाउंड होता है मतलब दिमाग नहीं, इसका मतलब है ये ए बी ई डी सारे अलग अलग है। दूसरी क्राइटेरिया ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। गॉट इट? अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है तो वो कायरल नहीं होगा। डबल बॉन्ड से कायरलिटी नहीं देखेंगे, डबल बॉन्ड से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। गॉट इट? तो आप ये कर सकते हो कि डबल, जिस कार्बन को कायरल बोल रहे हो वो sp3 है, उसके बाद जितने मर्जी डबल बॉन्ड लगे दैट डजंट मेक्स अ डिफरेंस, बट जिस कार्बन पे कायरलिटी है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर अबाउट दिस मच? नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कि कायरलिटी चेक करने के लिए और हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे पीओएस। पीओएस कब देखते हैं? जब हमारे एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है। और एक होता है सीओएस। सीओएस हम कब देखते हैं? जब हमारे पास रिंग होती है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर ये है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्लियर? लिख लो फटाफट। अब ये लिखोगे या नहीं लिखोगे? लिख रहे हो? लिखो फटाफट से। नाउ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में एक और पॉइंट आता है जिसे कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि सपोज करो मैंने ये कंपाउंड लिया है, जब आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये बना, राइट? अब आप इसे उठा के जब इसके ऊपर डालोगे तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। दिस इज नोन एज नॉन सुपर इम्पोजिबल। और जो ऑप्टिकली एक्ट जाएगा ऐसे ही गलती है, ये है ना तुम्हारा, ऐसे करो हाथों को अपने, इसको उठाओ इसके ऊपर ऐसे रख दो, ऐसे रख, नहीं ऐसे नहीं रखना है, फिर तो वो फिर तो तुम्हारी कभी जिंदगी में मिरर इमेजेस नॉन सुपर नहीं कोई भी। फिर तो उस हिसाब से तुम्हारा लेफ्ट हमेशा लेफ्ट ही रहना चाहिए मिरर इमेज में भी। गॉट इट? तो ये याद रखना है। और ये जिसमें नहीं होता, ये सारी में से एक भी अगर प्रॉपर्टी इसमें नहीं है कंपाउंड में, तो यानी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। गॉट इट? अभी एक्टिव है, मतलब मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज ली? मैंने ली कायरलिटी, मैंने लिया पीओएस नहीं होना चाहिए, सीओएस नहीं होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस नहीं होनी चाहिए, राइट? मिरर इमेज तो सबका बनता है बेटा, नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं। Got it? अगर सपोज करो मैंने एक कंपाउंड बनाया, अब इसकी इमेज ऐसे ही बनी, तो अगर मैं इसको उठा के एज इट इज तो ओवरलैप कर गया ना इसके ऊपर, बनेगी नहीं ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो उस केस में होता क्या है याद रखो। अब कंडीशन क्या आती है? लेट मी गिव यू अ कंपाउंड।
अब इसकी जो मैं मिरर इमेज बनाऊंगी, मिरर इमेज क्या बनेगी? OH OH Br CH3 C2H5। अब ये तो नॉन सुपर इम्पोसिबल ही है, तो बट ये क्या कारण ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, ये ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, मुझे ये बता दो। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लाइन ऑफ सिमेट्री है ना पर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है इसमें, नीचे आना चाहिए। तुम लोग क्या ध्यान दे रहे हो? सिमेट्री क्या चल रही है? अगर हम उसको उठा के रखेंगे तो ये पैरेलल है, पैरेलल है। इसमें पीओएस नहीं है। पीओएस कब होता है? जब मैं यहाँ ये लिख देती, तो इसमें ये पीओएस ये सिर्फ इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता, दैट मींस इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। उस दिन मैंने सारे प्रैक्टिस कराए थे तुम लोग, ये सब भूल गए हो तुम ना। अब ये ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे भी C2H5 आ गया। अब ये दिमाग देखो क्या, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री वो उसमें आती है बेटा, रिंग कंपाउंड्स में। उसमें हमेशा आप देखोगे COS देखनी रिंग में होती है और कहीं देखनी नहीं होती। क्लियर? अब मेरे को मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ, शायद तुम्हें उससे क्लियर हो जाए। अरे नहीं, इनको प्रॉपर देने पड़ेंगे वरना फिर ये गड़बड़ करेंगे सब। ये तो मैंने रिएक्शंस लिखे हुए हैं। नहीं, अभी इतना क्लियर हो गया। अब एक वो बना ले, फ्लो चार्ट बना ले, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। फ्लो चार्ट, लेट्स राइट अ फ्लो चार्ट ऑफ दिस। अगर कोई भी कंपाउंड है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये कंपाउंड लिया मैंने, इसमें दो केसेस पॉसिबल है। पहला क्या, हमें सबसे पहले क्या चेक करना है उसमें? कायरल, अरे भगवान, कायरलिटी, कायरल कार्बन चेक करना है। अब यहीं से अगर कायरल नहीं है तो एक तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, तो यानी दो कंडीशन, यस और नो की। नो है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड ऑफ द कंडीशन। अगर यस है तो हम क्या चेक करेंगे? पीओएस। पीओएस में फिर दो कंडीशन आ गई, यस, पहले नो की ले लेते। नो दैट मींस कौन सा कंपाउंड हो सकता है? ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तुम लोग अपनी चैटिंग करना बंद करोगे? ये कर रहा है। अगर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर नहीं है तो फिर अब क्या चेक करें? हाँ, अब इसमें दो केसेस। अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड है तो आपको क्या चेक करना है? COS, राइट? अगर नॉन साइक्लिक है तो क्या चेक करना है आपको? तो आपको ऑड इवन भी तो चेक करोगे। ऑड इवन इस केस में आएगा। अभी हाँ, क्लास कैंसिल लगा तो गाली मारेंगे। नाउ नॉन साइक्लिक बताओ। पता है, मैंने भी मैं अपना काम, अरे केमिस्ट्री इज इजी। नॉन साइक्लिक है तो क्या करोगे तुम लोग? अभी बता रही हूँ। अब अगर साइक्लिक है तो तुम्हें COS चेक करना है। COS कैसे चेक करते हैं? ऑड इवन रिंग, मतलब अगर आपकी, सोचो एक बात बताओ, मैं अगर ये रिंग दे दूं और एक ये रिंग दे दूं, किसमें COS हो सकता है? दोनों में हो सकता है। कैसे होगा? सेंटर में खड़े हो जाना जरा, कैसे होगा? नहीं होगा, साइड से भी कर सकते हो, ऊपर से भी कर सकते हो, बिल्कुल ही कर सकते हैं। यहाँ कटेगा, सेकंड वाले में बताओ कैसे हुआ COS? बस एक ही जगह से लिया। अच्छा, और इसमें तो दोनों जगह से कटेगा। COS ऐसे ही ना। और कौन सा? मैंने ऑड इवन की बात करी है सेट। किसमें होगा? याद तुम्हें कैसे रखना है? इसमें अगर मैंने कोई कंपाउंड, सपोज करो लेट मी पुट अ कंपाउंड है, अब बताओ। जैसे अभी काटा है, बट यू आर गेटिंग अ डिफरेंट वे। अगर यहाँ लगा दिया दोनों तरफ लगाना चाहिए, देन इन दैट केस तो हम सिंपल तरीके से जो बच्चे को बताते हैं कि आपके अगर ऑड रिंग आ रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड इट इज
नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, अगर यहाँ पे भी CL लगा हुआ है, तब हो जाएगा। ठीक है, और रिंग के केस में आपका रिंग लिख ली मैं, इवन के केस में वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी टाइम, यू हैव टू चेक फॉर ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ मैं लिख सकती हूँ चेक COS, 90% नहीं में तो राइट। अब आपने चेक करा तो दो केस मिले आपको, चेक करा अगर है या नहीं है, अगर है तो वो कौन सा कंपाउंड हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव, और ये ऑप्टिकली गॉट इट। और नॉन साइक्लिक है तो आपको क्या चेक करना है, अगेन POS, आपने चेक करा यस नो, है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है नहीं है तो ऑप्टिकली, तो यही आ गया देखो यस नहीं। लेकिन मैंने दोबारा तुम्हें बता दिया नॉन साइक्लिक मैंने इसलिए बताया क्योंकि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को लेकर चलो। क्या बोला मैंने अभी भी, चितेज मीजो कौन से होते हैं, मुझे लगा सो गया, मुझे भी लगा। वेरी गुड, देखो उसे कान एटलीस्ट मेरे साथ थे, जिसमें POS भी होता है और कायरलिटी भी होती है, मीजो। और डायस्ट्रोस कैसे चेक करते हैं, ऐसे ना हो, जिनकी मिरर इमेज बनती ही नहीं है, वही जैसे ना, नहीं 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 नहीं, उस केस में तो फिर नॉन सुपर इम्पोसिबल हो गया, नो, उनकी मिरर इमेज होगी नहीं कभी भी, याद रखो। डायस्ट्रो कभी भी एक ही कंपाउंड से चेक नहीं किया जाता, डायस्ट्रो पता है कब निकल के आएंगे, जब मीजो को एनांशियोमर के साथ चेक करो। सपोज करो एक मीजो है एक एनांशियोमर है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मैं इसको रब कर दूं, पर डाल ले, रब कर दूं, हाँ सी है, क्या बोली बेगम तू? हाँ सी है। और अगर मैंने तुम्हें कंपाउंड दिया है ये, अलग है, ठीक है ये है, क्लियर, लुक एट हियर, ये आपका कायरल है, इसमें दो ये रहे, ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मींस कायरलिटी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तो इसकी मैंने मिरर इमेज बनाई। ठीक है, एक डेक्स्ट्रो हो गया एक लीवो हो गया, कंफर्म है। अब इसमें से कोई भी डेक्स्ट्रो ले सकते हो, कोई भी लीवो ले सकते हो, डेक्स्ट्रो को हम प्लस साइन से लेते हैं और लीवो को माइनस, क्यों, बिकॉज डिग्री ऑफ रोटेशन हमेशा उल्टा होता है, जो मैंने उस दिन बताया था, ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, ये सारा का सारा क्लियर। ये हमें पता नहीं होता है, ये कंपाउंड में कई बार दिया भी होता है, वैसे एक्सपेरिमेंटली फाउंड होता है। हाँ, इज इट क्लियर अबाउट दिस मच। अब इसके साथ तुमने कोई एक कंपाउंड और ले लिया, व्हाट इट, कोई भी एक कंपाउंड, सपोज करो मैंने ले लिया दूसरा कंपाउंड में, यहाँ पे ले लिया आई, तो उसकी मिरर इमेज ये आई वाली बनी। अब उस केस में क्या होगा, जो मैंने पहले Cl वाला बनाया था ना, उसके साथ मैं इसको कंपेयर करने जा रही हूँ, दोज आर डायस्ट्रो, समझ में आ गया, यानी ए कंपाउंड को मैंने बी के साथ कंपेयर किया तो मैंने डायस्ट्रो, क्योंकि उसमें कायरलिटी होती है और वो अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन दो डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिव को जब तुम कंपेयर करते हो देन दे बिकम डायस्ट्रो। गॉट इट नाउ, अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट कम्स इज, अब नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाना था एनांशियोमर वगैरह रासायनिक मिक्सचर्स। देखो अब मैंने इसको रिलेट किया था किसके साथ, SN1 एंड SN2 के साथ, तो मुझे बताओ इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन SN2 होता है, क्यों, बैक साइड से वो अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो अगर डेक्स्ट्रो होगा तो लीवो बन जाएगा। देखो अगर सपोज करो मैंने इस कंपाउंड को, लेट मी सिंप्लीफाई दिस, एक बात बताओ, मैंने एक कंपाउंड दिया तो ये वाला, ठीक है, मुझे इस Br, अगर Br को हटाना है, सपोज कर, लेट मी टेक हियर समथिंग एल्स, यहाँ मैंने ले लिया CH3 एंड लेट मी टेक H, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, नहीं है, तो इसको मैं इसको ऐसे कर दूंगी, ऑप्टिकली एक्टिव है अभी, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल को हटाना, अब डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट इधर इट विल गो SN1 और SN2, दोनों में से कुछ तो जाएगा,
लेट अस टेक कि अज्यूम करते हैं अभी ये SN2 जा रहा है, ठीक है, इसमें एक और चेंज करें ताकि तुम्हें, नहीं रुको, नहीं ऐसा नहीं आता, बताती हूँ क्यों। अगर मैंने कहा ये SN2 है तो यानी ये अटैक बैक साइड से करेगा। अब अगर बैक साइड से करेगा तो यहाँ तो BR नहीं है, यहाँ तो H है, तो जब हम इसकी मिरर इमेज बनाने जाते हैं ना, पता है इसको कैसे लिख देते हैं, हम इसके H को ले जाते हैं इधर और OH को कंबाइन कर देते हैं इधर और CH3 लगा दिया और C2H। हम इसको करते हुए कैसे बनाते हैं, लेकिन इसका इंटरमीडिएट, इसका ट्रांजिशन स्टेट बीच में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। गॉट इट। तो जब ये ऐसे बना उसके बाद इसका देखो मुझे चेंज करने की जरूरत होती है, तो ये कंपाउंड तो मैं यही रहने देती हूँ, इसको मैं यहाँ ले आती हूँ। मैं ऐसा क्यों करती हूँ, याद करो मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ाते वक्त ये बताया था जब RNS की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रही थी कि H को कभी भी वर्टिकल में नहीं लेते, H को लोएस्ट में लेते हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल पे रखते हैं। याद है किसी को, याद है, थोड़ा सा याद है, हाँ थैंक गॉड। RS पढ़ाते वक्त ये चीज दिमाग में रखनी होती है कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को वर्टिकल पे नहीं रखना होता, हॉरिजॉन्टल पे रखना। पूरी एक नोटबुक है।